नमस्कार दोस्तों। हर दिन हम सोचते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और ये नॉर्मल है। आखिरकार हम संवेदनशील प्राणी हैं, लेकिन अब इस दुनिया में न केवल हमें सोचने की क्षमता है बल्कि एक और ह्यूमन क्रिएशन है जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई कहते हैं। ह्यूमन लाइफ साइकिल की तरह ही एआई के पास उसकी अपनी खुद की भी लाइफ साइकिल है। पहली बार दुनिया ने 1956 में इस बारे में बात की थी। तब ये कई दशकों तक अंधेरे में रहा। मॉडर्न वर्ल्ड में न्यूरॉन्स नेटवर्क का तेज़ी से विकास हो रहा है, इसलिए इसकी कैपेबिलिटीज़ तेज़ी से मानवों के पास पहुंच रही है। हालांकि एआई अभी बहुत यंग है। ये पहले से ही अपनी ह्यूज पोटेंशियल और लगभग अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ को दिखाने में कामयाब रहा है। पिछले वर्ष में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बड़ी मात्रा में मान्यता मिली है। एआई शब्द लगातार चारों ओर फेंका जाता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि हर कोई वास्तव में ये नहीं समझता कि ये क्या है। यदि आपने कभी नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म की तलाश की है या सीरी से तापमान पूछा है, तो आपने एआई के साथ बातचीत की है। मूल रूप से जॉन मैकार्थी द्वारा 1955 में बनाया गया। एआई एक ऐसा मशीन है जिसने समस्याओं को हल करने की क्षमता है, जो आमतौर पर हमारी नेचुरल इंटेलिजेंस का उपयोग करके मनुष्य द्वारा यूज़ किया जाता है। एआई का यूज़ एजेंटों या रोबोटों के निर्माण के लिए किया जाता है, जो ह्यूमन बिहेवियर को दोहरा सकते हैं और हमारी और से निर्णय ले सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जितना आप सोच सकते हैं, उससे वास्तव में ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। यहाँ आपके एआई की वर्तमान स्थिति के बारे में जानने की आवश्यकता है और ये कहाँ जा रहा है। जब से आधुनिक कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई है, साइंटिस्ट और इनोवेटर्स एक ऐसे कंप्यूटर को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं जो इंसान की तरह ही सोच सकता है। ह्यूमंस की थिंकिंग और डिसीजन को एक मैकेनिकल प्रोसेस बनाने के लक्ष्य के साथ एल्गोरिदम और नेटवर्क इस आधार पर विकसित हुए हैं कि अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में जाना जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य सुरक्षित है क्योंकि ये इन दिनों इन्वेस्टर्स का बहुत ध्यान आकर्षित कर रहा है। टेक्नोलॉजी से जुड़े लाभ बहुत प्रभावशाली हैं। एआई में क्लाउड से कंप्यूटिंग तक सब कुछ बदलने की क्षमता है। तो अब जब हम जानते हैं कि एआई क्या है, तो यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हैं जिसे मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ विमल मीणा और स्वागत है आपका मेरे चैनल रामा स्टूडियो में। तो जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही आगे की मज़ेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया के बेहद अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 25, सिटीजनशिप एंड पासपोर्ट। क्या आपको पता है कि एआई के पास सिटीजनशिप और पासपोर्ट है? आपको जानकर बेहद अजीब लगेगा कि सोफिया नामक एक आजीवन ह्यूमनॉइड ने सऊदी अरब की गारंटीड सिटीजनशिप प्राप्त की है। ये पब्लिकली कई सवालों के रूप में बहुत विवादों में लाया गया है कि रोबोट के पास अधिकार होना चाहिए या नहीं। एआई का मुख्य उद्देश्य ये है कि ये मनुष्यों के लिए एक ऐसा मशीन है जो तेज़ी से और अधिक कुशलता से सोचता है। लेकिन सवाल ये है कि इस प्रक्रिया में क्या मशीनें हमारी दुनिया पर कब्जा कर लेगी? क्या ये हमें हमारी उच्चतम क्षमता तक पहुंचने में मदद करेगा या इस प्रक्रिया में हमें नष्ट कर देगा? सवाल कई हैं, पर फिर भी आज इनके बिना हमारा फ्यूचर कुछ भी नहीं है। फैक्ट नंबर 24, एआई कैन रीड योर माइंड। एआई आपके दिमाग को पढ़ सकता है। डरावना लगता है पर सही है। रोबोटिसिस्ट द्वारा एक नई पद्धति विकसित की गई है जो एफएमआरआई स्कैनर का उपयोग करके आपके विचारों की एक इमेज बना सकती है। एआई को आपके माइंड से एक इमेज बनाने और वॉलंटियर से प्राप्त अन्य इमेज के साथ तुलना करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे वो आपका दिमाग आसानी से पढ़ सकता है। फैक्ट नंबर 23, 2025 ईयर्स ऑफ पेटबॉट। हालांकि असली पालतू जानवर प्यारे होते हैं, पर पेटबॉट्स डेवलपर्स के अनुसार उनके पास कुछ डाउनसाइड्स हैं। उन्हें खिलाना, साफ करना ज़रूरी है और मरना भी स्वाभाविक है। एआई पेटबॉट्स ऐसे रोबोट होंगे जो वास्तविक जानवर की तरह दिखना, महसूस करना और काम करेंगे, लेकिन मालिकों द्वारा असली पालतू जानवर के अनुभव किए गए ऐसे मुद्दों को खत्म कर देंगे। फैक्ट नंबर 22, एआई पावर्ड रोबोट कैन थिंक टुगेदर। पावर्ड रोबोट एक साथ सोच सकते हैं। दरअसल यूरोप में कोकोरो कलेक्टिव कॉग्निटिव रोबोटिक्स
प्रोजेक्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रोबोट विकसित किए हैं जो सभी मछलियों को एकजुट कर सकते हैं। रोबोट एक एरिया की खोज कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को स्कैन कर सकते हैं और यहाँ तक कि एक दूसरे के बीच जानकारी तक भेज सकते हैं। फैक्ट नंबर 21, 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स। दरअसल रोबोटिक्स के कुछ नियम हैं और कुछ ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। उनमें से 1942 में फेमस साइंस फिक्शन राइटर आइजैक एसिमोव ने पहली बार अपने काम में रोबोटिक्स के 3 बेसिक लॉ तैयार किए। उसमें फर्स्ट लॉ ये था कि एक रोबोट एक इंसान को घायल नहीं कर सकता है या निष्क्रियता के माध्यम से एक इंसान को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं देता है। सेकेंड लॉ, एक रोबोट को मनुष्य द्वारा दिए गए ऑर्डर्स का पालन करना चाहिए सिवाय इसके कि इस तरह के फर्स्ट ऑर्डर लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना करे। थर्ड लॉ, एक रोबोट को अपने अस्तित्व की रक्षा तब तक करनी चाहिए जब तक इस तरह का एग्जिस्टेंस फर्स्ट या सेकेंड लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता। एक कहानी रन अराउंड हमें स्पीडी नामक रोबोट का इतिहास बताती है जो खुद को ऐसी स्थिति में पाता है जहां थर्ड लॉ ने पहले 2 लॉ का पूरी तरह खंडन किया। ये उन पहले कामों में से एक था जिसने दुनिया को इंटेलिजेंस से संपन्न मशीनों की उपस्थिति के बारे में सोचा। आज एआई डेवलपर्स एसिमोव के लॉज को फॉलो करते हैं। फैक्ट नंबर 20, द गेम ऑफ इमिटेशन फ्रॉम एलन ट्यूरिंग। 1950 में प्रभावशाली रिसर्चर एलन ट्यूरिंग ने पूछा, क्या मशीनें सोच सकती हैं? ट्यूरिंग ने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के इंटेलिजेंस लेवल का स्केलिंग करने के लिए एक विश्वास प्रणाली विकसित की। ये सिस्टम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक का आंसर देना संभव बनाती है। क्या मशीनों को उचित माना जा सकता है यदि वे ह्यूमन बिहेवियर की नकल करने में सक्षम हैं? इन विचारों पर आधारित नकल का खेल बनाया गया था जिसे बाद में ट्यूरिंग टेस्ट भी कहा गया। फैक्ट नंबर 19, कॉन्फ्रेंस एट डार्टमाउथ कॉलेज। दरअसल इस कॉन्फ्रेंस से पहले साइंटिस्ट ने पहले ही न्यूरल नेटवर्क्स और नेचुरल लैंग्वेज के कंसेप्ट का गठन किया था, लेकिन मशीन का ब्रॉड कॉन्सेप्ट माइंड को एक्सप्लेन करने वाला कोई यूनिवर्सली कॉन्सेप्ट नहीं था। 1956 की गर्मियों में डार्टमाउथ में एक साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था जहां एक युवा और काफ़ी एम्बिशियस साइंटिस्ट जॉन मैकर्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द को गढ़ा और डिफाइन किया। हम कह सकते हैं कि उसी दिन से एआई रिसर्च का क्षेत्र बन गया। मैकर्थी ने 2011 में अपनी मृत्यु तक कई यूनिवर्सिटीज़ में एआई के काम में योगदान जारी रखा। फैक्ट नंबर 18, फ्रैंक रोजनबोल्ट्स परसेप्ट्रॉन। 1957 में एक होनर साइकोलॉजिस्ट फ्रैंक रोजनबोल्ट ने परसेप्ट्रॉन का निर्माण किया जो अनिवार्य रूप से पहले प्रिमिटिव मैकेनिकल न्यूरॉन था और इसे मार्क 1 परसेप्ट्रॉन कहा जाता है। डिवाइस एक एनालॉग न्यूरल नेटवर्क था जिसमें लाइट फोटो सेंसिटिव एलिमेंट्स का एक ग्रिड शामिल था और वे वायर से फंक्शनल यूनिट्स मतलब इलेक्ट्रिक मोटर्स और रोटरी रेजिस्टर्स से जुड़े थे। रोजनबोल्ट द्वारा विकसित परसेप्ट्रॉन एल्गोरिदम ने एआई को मैनेज करना और ट्रेन करना है। साइंटिस्ट लंबे समय से इस आविष्कार के महत्व के बारे में बहस कर रहे थे, लेकिन समय ने सभी भ्रम को दूर कर दिया क्योंकि ये मार्क 1 था जिसने मॉडर्न डीप न्यूरल नेटवर्क्स के बाद सभी रिप्रेजेंटेटिव्स को शुरुआत दी। फैक्ट नंबर 17, एक्सपर्ट सिस्टम। 80s का अंत पहली नज़र में एआई के लिए सफल लग सकता है। एक्सपर्ट सिस्टम्स के आगमन के साथ जो भारी मात्रा में डेटा संग्रहित करते थे और ह्यूमन डिसीजन लेने की प्रक्रिया में नकल करने में सक्षम थे। यह टेक्नोलॉजी कार्नेजी मेलोन यूनिवर्सिटी में डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन के लिए बनाई गई थी और बहुत जल्दी ये अन्य बड़ी कंपनियों में फैल गई। लेकिन 1987 में प्रमुख इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के बाहर खींचने के साथ एक्सपर्ट सिस्टम्स की सफलता में तेजी से गिरावट शुरू हुई। क्राइसिस होने के बाद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के क्षेत्र के विकास को फिर से रोक दिया गया और एआई शब्द को समाप्त करके इसे कंप्यूटर साइंस, मशीन लर्निंग और एनालिटिक्स द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। फैक्ट नंबर 16, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क वर्सेस गैरी कैस्परोव। क्या आपको पता है कि 1997 में एआई के बारे में जनता की राय में सुधार हुआ जब चेस के खेल में आईबीएम के डीप ब्लू कंप्यूटर ने ग्रैंड मास्टर गैरी कैस्परोव को हराया। ये मैच को लाइव दिखाया गया था। आयोजित 6 मैचों में से 3 ड्रॉ में समाप्त हुए। कंप्यूटर ने 2 गेम जीते और कैस्परोव ने सिर्फ 1 जीता। इससे पहले कैस्परोव ने डीप ब्लू के ओल्ड वर्जन के साथ कंपटीशन किया था और वो सारे के सारे में जीत हासिल की थी। एक्चुअली में
डीप ब्लू ने खेल के दौरान ब्रूट फोर्स मेथड का इस्तेमाल किया। एक व्यक्ति लगभग 50 संभावित चाल की कैलकुलेशन कर सकता है, जबकि कंप्यूटर प्रति सेकंड लगभग 200 मिलियन ऑप्शंस कैलकुलेट करता है। इसे एक गहरा न्यूरल नेटवर्क कहना मुश्किल है, क्योंकि ये तैयार किए गए एल्गोरिदम का इस्तेमाल करता था, पर इसमें सीखने की क्षमता बिल्कुल नहीं थी। लेकिन फिर भी इस घटना ने IBM के शेयर प्राइस को $10 मिलियन बढ़ा दिया। फैक्ट नंबर 15, गूगल ब्रेन प्रोजेक्ट। 1997 से 2011 तक दुनिया भर के साइंटिस्ट ने ह्यूमन ब्रेन के समान आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स बनाने का काम किया। गूगल प्रोग्रामर जेफ डीन और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर एंड्रयू यान टेक एनजी इस लक्ष्य के सबसे करीब आए। ये फेमस लोग गूगल के सर्वर की शक्ति द्वारा समर्थित एक बड़ा न्यूरल नेटवर्क बनाकर तैयार किया। बनाए गए प्रोग्राम में 16,000 सर्वर के रिसोर्सेज का उपयोग किया गया था। एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन ये था कि सिस्टम ने यूट्यूब से 10 मिलियन रैंडम फ्रेम्स और वीडियोस प्रोसेस किए। रिसर्चर ने नेटवर्क के से किसी स्पेसिफिक इमेजेस को देने के लिए नहीं कहा, ये जानबूझकर किया गया था। जब AI को कोई स्पेसिफिक पैरामीटर नहीं दिया जाता है तो ये पैटर्न की खोजना और बिना किसी कमांड या ऑर्डर के बिना क्लासिफिकेशन तैयार करने की कोशिश करता है। डेटा प्रोसेसिंग 3 दिनों तक चली और रिजल्ट आया कि सिस्टम ने 3 विजुअल इमेजेस बनाए, एक व्यक्ति का चेहरा, दूसरा उसका शरीर और एक बिल्ली की इमेज। ये रिमार्केबल एक्सपेरिमेंट एक टीचर के बिना कंप्यूटर विजन का उपयोग करते हुए गहरे न्यूरल नेटवर्क्स के ट्रेनिंग में एक सफलता थी और इसका गूगल ब्रेन प्रोजेक्ट की शुरुआत करने में भी योगदान है। तो इसी फैक्ट के साथ हम हमारा यहाँ पर पार्ट 1 कंप्लीट कर रहे हैं और पार्ट 2 हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। दरअसल ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, इस वजह से हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड करने का सोचा है। तो आपको ये पार्ट 1 कैसा लगा ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम इसके पार्ट 2 के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।